जय हिंद दोस्तों। हम लोग अब 5.3 टॉपिक में आ गए हैं जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग मीथेन के बारे में बात करेंगे। मीथेन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को, कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से इमिशन होता है उसका, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। विल सी एवरीथिंग। यहाँ पर एक न्यूज़ में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। कुछ बहुत बड़ा सा नाम है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट वगैरह वगैरह। इतना बड़ा नाम तो याद नहीं रहेगा हम लोग को, तो लेट्स अवॉइड दिस। जब भी मीथेन पे के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग को मीथेन जो है एक साइंटिफिक टर्म है, तो हम लोग को हमेशा या तो डेटा से या तो डेफिनेशन से शुरू करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इंट्रो में हम लोग शुरू कर सकते हैं। इंट्रो में जैसे कि लिख सकते हैं, मीथेन इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट विच इज मोर हार्मफुल देन दी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कितना हार्मफुल है, लेकिन मैंने एक जगह देखा था तो 25 टाइम्स ज़्यादा हार्मफुल है मीथेन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। और एक चीज़ लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि इसके कारण हाफ अ मिलियन प्री मेच्योर डेथ, मतलब उम्र से ऐसे उम्र होता है ना हम लोग का, 70 साल 80 साल में लोग मरते हैं जनरली, तो प्री मेच्योर डेथ हो जाता है मीथेन की वजह से। पहले ही मतलब 50 साल 60 साल में लोग मर जाते हैं। तो मीथेन का ये एक कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन नहीं बोलूँगा, मतलब इफेक्ट बोलूँगा। तो इससे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मीथेन जो है ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन करता है, जो बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट है। और इसी पॉल्यूटेंट के कारण हाफ ए मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रॉप्स बाय सप्रेसिंग ग्रोथ। ठीक है, ये क्रॉप्स का ना ग्रोथ को रोक देता है, मतलब रोकता नहीं है, धीरे कर देता है। तो ये एक 3-4 रीज़न है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग देखते हैं अभी मीथेन बनता कैसे है, कैसे आता है ये मीथेन, सोर्सेस क्या है। पहला तो हम लोग को मालूम है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स तो ऑब्वियसली सोर्स होगा ही उसका, जो भी हम लोग का नॉन रेनेबल जो सोर्सेस है, कोल, लिग्नाइट वगैरह वगैरह। बायोमास एंड बायोफ्यूल बर्निंग, जो हम लोग का जो खेत में जो जलाते हैं ना पंजाब के हरियाणा के किसान। ठीक है, वो वेटलैंड्स। यहाँ पर मैंने वेटलैंड्स देखा तो मुझे समझ में नहीं आया भाई वेटलैंड्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है मीथेन। लेकिन मैंने पढ़ा इसके बारे में, तब मुझे पता चला कि जो क्रॉप्स होते हैं ना, मान लीजिए कि राइस, ठीक है, राइस, ठीक है, तो राइस जो है, राइस को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्लांट, कोई भी प्लांट अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, पानी के अंदर मान लीजिए वो हो गया, ऊपर बाढ़ आ गया, तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज को तोड़ करके इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को यूज़ करता है वो खुद का ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, वो एनर्जी रिलेटिवली बहुत कम होता है अगर उसके ऊपर पानी आ गया है तो। और अगर इसको हम एनिमल्स में देखें, मतलब ह्यूमन बींग में देखें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग अगर दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग ले नहीं पाते हैं, तो उस टाइम हम लोग को एनर्जी कैसे मिलता है, जो भी हम लोग को मसल्स में एनर्जी चाहिए होता है, वो एनर्जी कैसे मिलता है, वो हमारा हमारा जो होता है ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूट जाता है, तो हम लोग का एनर्जी मिलता है। और नॉर्मली कैसे मिलता है, नॉर्मली कैसे मिलता है ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है रिलेटिवली। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिलता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिला उसको बोलेंगे एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला उसको बोलेंगे एनाएरोबिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग बनाते हैं एनर्जी। ठीक है, इंसान बनाता है। और प्लांट का मैंने बताया कि वो इथेनॉल में एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, और वही इथेनॉल जो है मीथेन बन जाता है बाद में, वो टूट कर मीथेन बन जाता है। ठीक है, तो वेटलैंड क्या करता है, वेटलैंड का मतलब होता है वो जमीन जो भींगा हुआ है, वो जमीन जो भींगा हुआ है। वेट मतलब भींगा, लैंड मतलब जमीन, वो जमीन जो भींगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोस्टल एरियाज में लैंड भींगा रहता है, फिर डेल्टा एरिया में लैंड भींगा रहता है। तो जो भींगा जमीन है उसको, उस वहाँ के प्लांट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, तो फिर वो वही काम करता है, जो ग्लूकोज है उसके अंदर उसको इथेनॉल में तोड़ देगा, इथेनॉल में तोड़ देगा, फिर इथेनॉल जो है मीथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से वेटलैंड कंट्रीब्यूट करता है मीथेन को। बहुत मजा आया ये जान करके, मेरे को ये मालूम नहीं था। मैं देख के सोचा भाई वेटलैंड तो घास है भाई, घास मीथेन क्यों बनाएगा। ठीक है, तो मजा आ गया जान के। तो फिर देखिए यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स वगैरह लिखा हुआ है और कुछ कुछ लिखा हुआ है। वाइल्ड एनिमल्स लिखा हुआ है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में मैं बताता हूँ कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट भी बहुत सही चीज मुझे मालूम चला। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है ना, ऐसा जमीन जो बर्फ के नीचे बहुत समय तक दबा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर दबा हुआ है तो मीथेन कैसे निकालेगा। तो बताया गया, मतलब मैंने पढ़ा कि
बर्फ का लेयर जब गल के निकल जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ का लेयर जब गल के निकल जाएगा, लेकिन गलने के पहले, जैसे मतलब आर्कटिक रीजन में या अंटार्कटिक रीजन में गलने के पहले वो कैसा था, गलने के पहले मान लीजिए कि वहाँ पर जानवर वगैरह होंगे और पेड़ पौधा होगा, उसके ऊपर बर्फ जम गया, लेकिन उसके सड़ने के पहले बर्फ जम गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी तक सड़ा हुआ नहीं है। जैसे बर्फ हटेगा वो सड़ना चालू हो जाएगा, लेकिन 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 उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स रहेंगे जो, और वहाँ पर मीथेन गैस भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सड़ा नहीं है ठीक से, तो वहाँ से वो मीथेन गैस रिलीज करेगा, बहुत बहुत हेवी अमाउंट में रिलीज करेगा। मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, कि मान लीजिए 3 से 4 साल अगर कोयला जलेगा उतना वो कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ का मीथेन इतना हानिकारक है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़, मतलब बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, बट परमाफ्रॉस्ट का ये फंडा है। मैं इसको डीप में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है। जो डेटा होता है उसको डीप में समझने की जरूरत नहीं है, आप 10 डेटा में से 2 याद कर लो, हो जाएगा, लेकिन जो टर्म्स है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए परमाफ्रॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया आपको ज्योग्राफी में, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स मतलब कोई भी एनिमल्स जो होता है वो लोग टॉयलेट करते हैं तो उसमें से मीथेन रिलीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिंक फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, ये तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ होता होगा एटमॉस्फेयर से, वहाँ से आता है, तो वो भी सही समझ में आता है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए फॉसिल फ्यूल्स बोल रहा है 35% कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर 40% कंट्रीब्यूट करता है, वेस्ट 20%। आप बोलोगे एग्रीकल्चर 40%, हाँ भाई एग्रीकल्चर 40% कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर जो मैंने बताया किस तरीके से जो राइस का पौधा है वो कंट्रीब्यूट करता है मीथेन। तो बात यह है कि जनरली जो होता है ना, हमारा बाढ़ वगैरह आता है तो वहाँ पर राइस का पौधा को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर वो मीथेन कंट्रीब्यूट बनाना चालू कर देता है। और तो और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि अब 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज घट गया था पैंडेमिक के कारण, लेकिन मीथेन का परसेंटेज बढ़ा ही बढ़ा है, ठीक है, घटा नहीं है। तो ये सारे इश्यूज है और ऐसे ऐसे बनते हैं। तो जान के मज़ा आ गया, 3 4 5 6 चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, और बस लिख देना है सोर्सेस क्या होता है। ऑलराइट, अब देखते हैं ये फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट का। बोल रहा है कि जो मीथेन है वो जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 गुना बढ़ गया, ठीक है, 2 गुना बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बोला है कि रिडक्शन बाय 45% ऑफ द इमिशन। अगर हम लोग 45% ऑफ द इमिशंस को घटा देंगे तो 0.3 डिग्री सेल्सियस हम लोग 2045 तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीथेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो ये लिख सकते हैं हम। ऐसे ऊपर में भी एक डेटा था जो क्लाइमेट चेंज से हम लोग लिख सकते थे, ऐसे मान लीजिए कि हाँ इसको भी लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज में, और उसको भी लिख सकते हैं। जो भी 3 4 डेटा है आप याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, हो जाएगा, कोई एक याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और हाँ मैंने एक लेक्चर देख रहा था, मैंने उसमें पढ़ा कि अगर आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप याद करने की कोशिश कीजिएगा तो इंड में जब आप आंसर लिखने जाइएगा तो 3 4 तो याद आ ही जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन रिसर्च बताया है कि ऐसा नहीं होता, आपको बिल्कुल एक भी याद नहीं आएगा। इसीलिए जितना हो सके कम से कम याद करने की कोशिश करें। इसीलिए टॉपर्स चीख कर बोलते हैं भैया रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लोग करते हैं, मान लीजिए 5 6 बार लोग पढ़ लिए, फिर भी लोगों को लगता है यार 5 6 बार पढ़े फिर भी क्वेश्चन बन नहीं रहे। तो बात यह है ना कि आप एक दिन पढ़ते हैं, फिर लगता है कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप एक दिन पढ़े फिर शाम को दोबारा उसको पढ़िए, फिर अगला दिन दोबारा पढ़िए, फिर 3 4 दिन 5 6 दिन तक लगातार पढ़ते रहिए उसको। जब तक आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं हो जाता है वो वाला डेटा, तब तक आपको उससे हटना नहीं है। जब तक आप उसको आंख बंद करके याद नहीं कर लेते तब तक आपको उससे हटना नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है आप एक ही करंट अफेयर्स मैगजीन को फॉलो कीजिए, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। आप न्यूज़पेपर करोगे, आप इनसाइट्स ऑन इंडिया करोगे, आप विजन आइज भी करोगे, एक तो कर लो अच्छे से, फिर दोबारा दूसरे में जाओ, तब ठीक है, ठीक है। मैं तो अभी एक ही कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर करता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ध्यान नहीं देता हूँ उसमें, क्योंकि यही नहीं होता है मुझसे यार, बार बार इसको रिविजन करने, मतलब मेरा ऑप्शनल जो है फिजिक्स है तो बहुत हेवी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिकमेंडेशन, मतलब किस तरीके से घटाया जाए। तो पहला बोला है कि जो हम लोग का एग्रीकल्चर जो है 40% कंट्रीब्यूट करता है, तो एग्रीकल्चर को जो वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर का जो बायोमास है ना, जो पंजाब वगैरह में जला देते हैं लोग, तो उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड फूड वेस्टेज, जो हम लोग खाना को वेस्ट करते हैं,
वो उसको घटाना पड़ेगा। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, जो मैंने बताया कि जो कैटल्स वगैरह है उनका जो टॉयलेट होता है वहाँ से भी मीथेन रिलीज होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, जिससे उससे हम लोग कुछ फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है। हेल्दी डाइट्स यहाँ पर लिखा हो गया वेजिटेरियन और विथ लोअर मीट एंड डेयरी कंटेंट, मतलब लोअर मीट मतलब खस्सी वगैरह, डेयरी कंटेंट मतलब गाय वगैरह, मतलब जो बेसिकली जो नंबर ऑफ कैटल्स है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी कम करना और हम लोग को वेजिटेरियन पे शिफ्ट करना है, मतलब हेल्दी डाइट चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीज़ है। और अब देखिए अदर में क्या लिखा हुआ है। अदर मेजर्स में लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना। सॉलिड वेस्ट मतलब हर तरीके का सॉलिड वेस्ट आ गया है, उसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो भाई ऑब्वियस है, फॉसिल फ्यूल्स को हटाना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स 35% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ एक चीज़ बढ़िया है, देखिए ग्लोबल टैक्स ऑन मीथेन इमिशन। जिस तरीके से हम लोग कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन मार्केट है, उसी तरह से मीथेन के ऊपर भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा हानिकारक है भाई, 25 गुना ज़्यादा हानिकारक है। इसके ऊपर तो बिल्कुल डेफिनेटली होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एड्रेस द लैक ऑफ फाइनेंसिंग। जिस तरीके से कार्बन में हम लोग ऑलरेडी मार्केट सेट कर चुके हैं, अच्छा से उन लोग को हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसी तरह मीथेन का भी करना चाहिए। बेसिकली दोनों एक ही टाइप का चीज़ है, लेकिन अलग अलग करके लिख दिया है। देखिए इनहेंसिंग अवेयरनेस, भाई इनहेंसिंग अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग हर जगह घुस जाता है, तो फिर ठीक ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंजिंग प्रोडक्शन मेथड लिखा हुआ है। चेंजिंग प्रोडक्शन मेथड, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर में ही प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से घटा सकते हैं। तो एक मैंने पढ़ा था, रिपोर्ट देख रहा था मैं बेसिकली, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर इरिगेशन जो करते हैं हम राइस का जो एग्रीकल्चर राइस क्रॉप्स को जो इरिगेशन करते हैं, अगर हम लोग मल्टीपल टाइम्स इरिगेशन करें, जो भी उसमें पानी जमा हो जाता है उसको निकाल के वापस से पानी डाल दें, तब पानी में जो ऑक्सीजन कंटेंट रहेगा वो काफ़ी रहेगा प्लांट्स को लेने के लिए, तो वो मीथेन गैस को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इरिगेशन का यूज़, अच्छे तरीके से इरिगेशन का यूज़ करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन मेथड चेंज करना है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल लीजिएगा तो हो जाएगा। जो मैंने बताया वो लिख दीजिए, इरिगेशन को बढ़िया करना होगा, ऐसा कुछ लिख दीजिए। ठीक है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। ओके, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन तो हर जगह होता है कि हम लोग को सबके साथ मिल करके, सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से ग्लोबल टैक्स है, तो उसको फॉलो करने के लिए हम लोग को ग्लोबल कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, इनिशिएटिव दिया हुआ है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, तो CCAC याद कर लो यार, इसमें 3 C है। ठीक है, बस क्या है, मतलब उसको देखना नहीं है कि इस पे अंदर क्या है, बस बोल दो कि भाई क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन जो है मीथेन के लिए किया गया है, मतलब ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ मीथेन से रिलेटेड, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ठीक है, ये बताया गया था, ये प्रीलिम्स में आने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है इसका। ठीक है, मेंस में आने का ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि अभी मेंस में पूछ दिया था यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो देखना है। 1972 में बना था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन 230 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके अंडर में ये प्रोग्राम आता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, ये चीज़ देखा मैंने कि इसका जो हेडक्वार्टर है केन्या में। ठीक है, केन्या में, बाकी जनरली जो हेडक्वार्टर्स होते हैं यूरोप में होते हैं, USA में होते हैं, इसका हेडक्वार्टर केन्या में। और एक चीज़ मैंने इसमें देखा अलग था, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 95% ऑफ इट्स इनकम, 95% इसको कॉन्ट्रीब्यूशन से मिलता है, जो भी काम करता हो। ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए आपको कुछ चीज़ें याद करना होता है, ये याद करना ही पड़ेगा, मतलब इसको समझने लायक कुछ नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉन कन्वेंशन जो है 1979 में हुआ था, और माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए बेसिकली हुआ था। वीना कन्वेंशन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था 1985। बेसल कन्वेंशन हैजर्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो भी होता है उसको डिस्पोज करने के लिए। और रोटरडैम कन्वेंशन, ओके, ये भी केमिकल के लिए है, पेस्टिसाइड के लिए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए। फिर मिनामाता कन्वेंशन जो है मरकरी के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद करना पड़ेगा, उसका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ रिपोर्ट है, 5-6 रिपोर्ट का नाम दिया हुआ है, जो ये वाला जो UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये लॉन्च करता है। तो 1-2 याद कर लीजिए। इसके अंदर में मैंने देखा नहीं क्या चीज़ है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक क्या होता है, एडाप्शन गैप रिपोर्ट क्या होता है, इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी रिपोर्ट के बारे में तो अभी तक UPSC डायरेक्टली पूछा नहीं कि इस रिपोर्ट के बारे में बताओ, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी 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 फेमस,
तो ये भी अगर इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहता तो हम लोग का कहीं ना कहीं विजन आइज का मैगजीन में टॉप फ्रंट में रहता। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक दो तो याद कर लो जो भी मन करे आपको, ठीक है। यहाँ पर एक उसी के जो हम लोग ऊपर पढ़े थे CCC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कलेक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ। ये बेसिकली हम लोग को तो मालूम था, ऊपर में हम लोग अंदाज लगा लीजिए कि ये फिर जो है मीथेन के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है कि इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी के लिए होगा। मीथेन है तो एयर क्वालिटी होगा ही, ठीक है। ये वॉलंटरी पार्टनरशिप है, ये भी वॉलंटरी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी सब मिल करके इस पर काम करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी आप अगर प्रीलिम्स में कुछ पूछ सके तो पूछ देगा, तो फिर उसके लिए है, ठीक है। एक बार रीडिंग मार लेंगे तो फिर प्रीलिम्स में तुक्का लगाने में समझ में आ जाएगा, सब कुछ तो याद नहीं कर सकते ना यार ठीक है। और प्रीलिम्स का मेरे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है स्ट्रैटेजी है कि हम चुपचाप से 150 टेस्ट करेंगे, 150 टेस्ट करेंगे, डेली 2-3 टेस्ट कर लेंगे 2 महीना 3 महीना पहले तक, और सारा आंसर्स को रट लेंगे, ठीक है। और PT3 65 कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। से मैं अभी देने वाला हूँ नहीं, 23 में दूंगा, तो मैं तब तक मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। ये जब मैंने सीखा है ना मैगजीन पढ़ना है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके सीखा मैंने। 1 साल तक मैंने 2 महीना तक इनसाइट्स ऑन इंडिया किया, 2 महीना तक विजन आइज किया, 2 महीना तक पेपर किया, न्यूज़पेपर किया। उसके बाद मैंने सब सीखा है कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है अभी भी मेरा पास से बहुत कुछ सीखने को बाकी हो, तो अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो डू कमेंट बिलो एंड टीच मी गाइस। और फिजिक्स का अगर कोई दोस्त है तो जस्ट कमेंट बिलो ब्रदर, कमेंट बिलो सिस्टर, ब्रदर, कोई भी हो यार फिजिक्स अगर साथ में सॉल्व करेंगे तो भाई बहुत मज़ा आएगा, और हम एक दूसरे का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, मतलब दोस्त बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स के लिए मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, GS के लिए है, बट फिजिक्स के लिए मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई है तो डू कमेंट बिलो, लेट्स गेट कनेक्टेड। So this will be the end of this video and we'll meet in the next video। फ्लाई ऐश वाला वीडियो जो है उस पर मिलेंगे हम लोग। इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने इस पर क्वेश्चन लिखने का कोशिश किया, लेकिन समय की किल्लत की वजह से मैं नहीं लिख पाया, बट आई विल डेफिनेटली राइट इट एंड पोस्ट इट इन माई टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू।